So a lot of movement has happened around Punjab Civil Services examination. Recently, PPSC has given a clear-cut instruction with respect to CSAT, which was expected. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि CSAT इस बार PCS के अंदर क्वालिफाइंग होगा, जैसे यूपीएससी में होता है। उसमें आपको 40% मार्क्स लेने हैं। यूपीएससी में हम 33% की बात करते हैं, तो थोड़ा ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने कंपैरेटिवली रिलीफ है उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा मैथ्स पिछली बार बहुत इंटाइसिंग लगा था, बिकॉज कई बार मुश्किल क्वेश्चन डल जाते हैं। 2021 के बाद अभी पेपर पेंडिंग है, एज यू नो, और इट इज एक्सपेक्टेड द नोटिफिकेशन मे बी देयर दिस फ्राइडे और मे बी वेरी सून इन द कमिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो व्हेनेवर इट कम्स, देखो नोटिफिकेशन तो अल्टीमेटली आना ही है पेपर के लिए, ये श्योर है। 2025 में पेपर होगा। अब 2025 में पेपर होगा और कितनी पोस्ट आएंगी वो भी बढ़ के आ सकती हैं, बिकॉज हमारे पास पिछले 4 साल की पेंडेंसी है एग्जामिनेशन के अंदर। तो दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू टू प्रिपेयर। ठीक है, तो जो बच्चे सीरियस हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन दे कैन स्टार्ट विद देयर एग्जाम। ओके, टुडेज टॉपिक फॉर अस इज इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 2, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक सर्वे एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट कही है चीज वो ये कि पंजाब हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, इन चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मेंस के अंदर भी स्पेसिफिकली इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड द कल्चर ऑफ पंजाब, ये तीनों चीजों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, so let's see. So Punjab holds the place of pride among the Indian states for its outstanding achievement in agricultural development. Punjab state, with only 1.53% of the geographical area of the country, contributes around 31.2% of the rice and 46.2% of the wheat to the central pool. अब ये वाले जो फैक्ट्स हैं ये प्रीलिम्स के लिए याद रखने होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कि पंजाब का जोग्राफिकल एरिया एज कंपेयर टू टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, दैट कैन बी वन क्वेश्चन। देन द सेकंड क्वेश्चन कैन बी दैट नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब टुवर्ड्स द सेंट्रल पूल। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे फिजिबिलिटी है पूछने की। ओके, नाउ ओवरऑल आगे चल के हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर का, agriculture and allied activities in gross state value addition will be 26.68% of the total GSVA. अब इंडिया के लेवल पे देखें तो हमने पिछले चैप्टर में भी जैसे इसके बारे में बात किया था, तो 15-17% के बीच में एवरेज रहती है। पंजाब में ये एवरेज टुवर्ड्स द हायर एंड है। ओके, एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर 24.64% ऑफ द वर्कफोर्स। तो ये भी इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया में वर्कफोर्स है 45% के आसपास जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और सिर्फ 17% ऑफ जीवीए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये एक इम्बैलेंस की तरफ इशारा करता है। पंजाब में ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज अराउंड 24.6% ऑफ द वर्कफोर्स जनरेटिंग 26.7% ऑफ द जीवीए। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। जितने लोग हैं उनके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हैं, उतने ही लोग लगे हुए हैं जितना प्रोडक्टिविटी भी आ रहा है। ठीक है, ओके, द सेक्टर इज शोइंग मॉडरेट ग्रोथ ट्रेंड इन द पास्ट ड्यू टू स्लो डाउन इन क्रॉप एंड हस्बेंड्री सेक्टर। अब स्लो डाउन से पहले एक तो और चीज की बात करनी यहाँ जरूरी है। पंजाब में ऑलरेडी पर हेक्टेयर कितनी फसल आ सकती है हम उसके ऑप्टिमाइजेशन पे पहुंच चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिस करते हुए, कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हुए पंजाब को 40 साल के करीब हो चुके हैं। अब उसके बियॉन्ड हम लैंड में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना मुश्किल है। हाँ, अब तो लैंड बचाने की, पानी बचाने की कोशिश हो रही है, तो एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटेंसिफिकेशन कम और अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी और मे बी अदर काइंड ऑफ एरियाज, सो दे आर टू बी एक्सप्लोर्ड, तो ये सिचुएशन आ रही है। So this sector has been subject to a lot of volatility in the recent years and has presented a case for greater diversification. अब ये मेंस का क्वेश्चन है आपका यूपीएससी और पीसीएस के अंदर।
एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये यूपीएससी मेंस में भी पूछेंगे, पंजाब सिविल सर्विसेज में भी पूछेंगे। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक टू पंजाब है और वहां पे आप एज अ केस स्टडी दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सो पंजाब गवर्नमेंट इज मेकिंग major changes to Punjab's agriculture to promote diversification of crops, and it aims to break away from the wheat, rice, or wheat paddy cycle and make the agrarian sector environmentally sustainable. दो मेजर कंसर्न्स हैं। एक तो वीट राइस साइकिल, उसकी वजह से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होता रहता है, क्योंकि आप एक ही तरह की फसल ले रहे हैं या दो तरह की फसलें जमीन से लेंगे, तो जो जनरल रिप्लेनिशमेंट है वो नहीं हो पाती न्यूट्रिशन की, हम बस एक फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स के अपने नुकसान हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एंगल यहाँ पे दो तरह से है। पहला, वाटर टेबल जो कि रिड्यूस कर रहा है पंजाब में अलार्मिंग रेट पे। दूसरा, जो लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा और पेस्टिसाइड्स इनटू द वाटर टेबल है, वो सेकेंड इशू है। इसीलिए पंजाब में बहुत सारे एरियाज कैंसर बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। So the government is incentivizing with monetary benefits of rupees 1500 per acre who will take up the direct seeding of rice। डीएसआर टेक्निक जो है ये यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया था कि क्या होता है इसमें। एसेंशियली हम पहले प्लांट को, जैसे जनरल प्रैक्टिस क्या है कि नर्सरी में राइस की कल्टीवेशन शुरू होती है, उसकी सीडलिंग्स तैयार होती है, फिर जब वो एक साइजेबल 4 इंच 6 इंच का हो जाता है फिर उसको रीप्लांट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इस पूरे प्रोसेस में लेबर की जरूरत ज्यादा होती है। डीएसआर टेक्निक से पानी और लेबर दोनों बचते हैं, तो इसलिए सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है कि पानी बचाया जाए। Besides, the government of Punjab has announced the MSP for Moong in consultation with the government of India to save the depleting water in the state and to promote the diversification of the crops। तो बेसिकली हमारे यहाँ ना पंजाब में अब क्या है कि ड्राई लैंड की तरफ बढ़ रहा है, पानी का टेबल तो कम है, तो इसीलिए पल्सेस की कल्टीवेशन हमारे लिए बहुत अच्छी है, ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन बहुत अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे फार्मर्स को अगर उस तरफ लेके जाना है तो एमएसपी इज दी ओनली टूल जिसके बेसिस पे उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग 3 लेट सोन varieties of rice which consume less water। तो ये रिसेंटली भी हुआ था, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी अपटेक कैसी है। हम पानी बचा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आगे फिर जो राइस का जो फाइनल हार्वेस्ट आता है, जैसे इस साल 2024 में राइस की अपटेक में बहुत मुश्किल हुई। जो शेलर वाले हैं वो नहीं उठा रहे, जो सरकार है उसने भी डेट की, तो किसानों को धरने देने पड़े दोबारा से। तो ये जो है कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं नई नई वैरायटीज ऑफ राइस से, लेकिन वो ट्रबलिंग है। तो उससे अच्छा ये है कि अब राइस से थोड़ा अलग हमारा जो कॉमर्स है, अब क्योंकि किसानों को भी इस साल पता चल गया कि अब राइस के हालात इतने अच्छे नहीं है, अगले साल इससे भी बुरे होंगे, ये भी पक्की बात है। मेरी कुछ जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इधर जो बच्चे हैं ऑलरेडी लगे हुए, उनसे जब बात होती है तो ये समझ आते हैं कि धीरे धीरे अब जो ये राइस का जो बहुत अच्छे से पंजाब में एग्रीकल्चरल वर्कआउट चल रहा था, अब हम धीरे धीरे इससे शिफ्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ज्यादा इस चीज को लेके डाइवर्सिफाई होंगी। और जो एक ऑल्दो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एंगल से हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब जगह राइस चाहिए, बट स्टिल डाइवर्सिफाई हो जाएगा अपलिफ्टमेंट। ऑलरेडी उन्होंने स्टॉकिंग तो डाइवर्सिफाई करी दी है, ऑलरेडी ये हो चुका है कि अलग अलग स्टेट्स में से अब राइस खरीदा जा रहा है और उधर ही दे दिया जा रहा है ना, तो उतना ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट सेंटर गवर्नमेंट का भी बचता है। तो पंजाब में से उतनी राइस खरीदी जाएगी नहीं खरीदी जाएगी, एक्सपोर्ट ढंग से हो पाएगी या नहीं, वो मैकेनिज्म्स अब डिफरेंट एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अगर राइस इकोनॉमी के साथ चलना है तो। हालांकि ये बहुत प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है पंजाब के लिए। फॉर एवरी 1 rupee spent by an agricultural farmer in rice cultivation, he ends up earning at least 2.5 to 3 rupees in Punjab। ये मिनिमल है, प्रोजेक्शंस 4 रुपए तक भी हैं। चलिए, now move to the allied sector। So livestock sector has adequate potential for growth and supplement income and employment for farmers। Unlike crop husbandry, this sector is less vulnerable to the vagaries of climate also। Then stubble management। So Punjab government has
गिवन इंडिविजुअल फार्मर्स अ 50% सब्सिडी फॉर स्टबल मैनेजमेंट मशीनरी। अब सब्सिडी है लेकिन फ्री तो नहीं, माचिस हमेशा सस्ती पड़ती है ना, इसीलिए हम देखते हैं कि ये उतना यूटिलाइज हो नहीं रहा स्कीम। एंड फार्मर ग्रुप्स एंड पंचायत एंड 80% सब्सिडी अगर ग्रुप में खरीदते हैं तो। About 24,000 machines were given to the farmers on a subsidized basis in 22-2023, and an additional 23,000 units are anticipated in the current fiscal year. So with around 350 crore rupees set aside for this purpose. अब इसमें क्या है ना, ये मशीनों के नंबर याद रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। ऑन अ जनरल कंसर्न आप 20,000 के आसपास याद रखिए। लेकिन इसका अभी आगे जाके देखेंगे कि स्टबल मैनेजमेंट डिस्पाइट दिस क्यों नहीं ढंग से हो रहा। अभी ये मशीन जब आप सोचते हैं ना कि 24,000 मशीन है, तो पूरे पंजाब की खेती बाड़ी को संभालने के लिए कुछ भी नहीं है, ये 10% रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं करती। ठीक है, अभी जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, एटलीस्ट 1 लाख प्लस जाएगा, तब जाके ये मतलब मुश्किल से 50% भी शायद तब भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, इतना स्टेबल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जो डायरेक्ट सीडिंग, जो डायरेक्ट वो कहते हैं कि इसको आप बर्न अप ना कीजिए और ऐसे ही उगा लीजिए, तो वो भी नहीं हो रहा। हमने पंजाब में बहुत सारे किसानों ने कोशिश करके देखी है, बट दे हैव एंड अप इन फेलियर। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी नहीं है जिसके तहत वो मुआवजा दे दें। तो ये अभी एक इशू है, विद इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स ये एवर इंक्रीजिंग इशू है। ठीक है, इस बार दिल्ली में जैसे ग्रैप 4 उन्होंने लागू किया, वो इसी वजह से था। In 2022-23, state produced around 2,000 lakh fish seed. Around 38,798 acres of existing land was kept under fish culture, and 32,033 acres of new land was placed under fish culture. So the goal is to produce around 1,90,000 tons of fish, and this was accomplished in 2022-23. Shrimp farming has grown from 1 acre in 2016 to 1,212 acres in 2022-23. एक्सपेरिमेंटल लेवल पे स्टार्ट किया गया था, अभी काफी लोग उसको अपना रहे हैं। फ्रॉम 1,500 टन्स टू 2,418 टन्स लास्ट ईयर, मोर श्रिम्प वर प्रोड्यूस्ड। तो अभी धीरे धीरे फिश श्रिम्प इनकी कमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पे किसान इसको भी अपना रहे हैं, और ये फिशरी सेक्टर अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट के लेवल पे श्रिम्प बहुत अच्छे से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो दिस इज अ गुड थिंग। पंजाब इज ट्राइंग इट्स हैंड इन इट। अब मीन्स के एंगल से आपको इसमें ये फिगर्स याद रखने की फिर से जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, डोंट ट्राई टू मग देम अप। बस इन जनरल याद रखो कि हाँ, इट्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, पीपल आर ऑक्यूपाइंग इनटू दिस। Then states residents are committed to maintaining animal breeds with great genetic potential and good yields. Because of this, the state's per capita milk availability is 1271 grams, is three times higher than the national average. This is 444 grams per capita, and its per capita egg availability is twice as compared to the national average. अब ये prelims के अंदर आने वाली statements भी हैं, means में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, per capita milk availability is 3 times national average and egg availability is 2 times the national average. Okay, now going into a detail of the things that we just read. So as you know, agriculture sector कभी भी कंट्री में कहीं पे भी काम कर रहा है तो अलग अलग रोल्स प्ले करता है। फूड सिक्योरिटी तो है ही, साथ में पॉवर्टी एलिविएशन, upliftment of rural economy, providing employment to a larger section of society, especially the unskilled labor, and to an extent these days even semi-skilled labor. Now, agriculture and allied sector, they contributed almost 28.9%, or you can say 29%, to the state GVA in the last 10 years, and it's employed about 1/4 of the state's workforce as per the periodic labor force survey 2022-23. अब ये प्रीलिम्स के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो कई बार आपको ये नहीं पूछेंगे कि इस साल कितना हुआ, पूछेंगे ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, इस तरह से स्टेटमेंट डालेंगे। ठीक है, ओवर द लास्ट 12 ईयर्स, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो इन जनरल जो डेकेडल कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अराउंड 28 to 29%। तो आपको कभी ये एक्सटेंड करके फिगर अगर 30% भी डाल दी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना पेपर के अंदर, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। पंजाब के लिए ये फैक्ट है। ठीक है, ओके,
So Punjab contributed 31% to the center pool in rice and 46% in wheat during 2023-24. अब ये भी prelims worthy fact है, जिससे हमने पहले भी बात की. Okay. So as you already know, Punjab has played a historical role in making India self-sufficient in terms of food grain, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ये एक एग्रीरियन बेल्ट है, आज से नहीं है. इंडो गंगेटिक प्लेन्स का पार्ट होने की वजह से और सफिशिएंट अलूवियल सॉइल होने की वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सूटेबल. दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ना, वो एक पैकेज प्रोग्राम था, तो उसमें पैकेज के अंदर सबसे जरूरी बात है कि आप सीड खरीदेंगे, आप हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए आपको, फिर आपको फर्टिलाइजर चाहिए केमिकल, फिर अश्योर्ड इरिगेशन चाहिए. इन सब चीजों के लिए पैसा भी चाहिए. तो पंजाब के फार्मर्स के पास सफिशिएंट पैसा था, इसलिए यहाँ पे हो पाया. हरियाणा में था, वेस्टर्न यूपी में था, ये एग्रीरियन बेल्ट स्ट्रांग थी हमेशा से, तो बड़ी जमीनें होने की वजह से पीपल कुड स्पेंड. And the government also provided sufficient impetus through various kind of loans, farm loans, and this helped in developing that entire machinery. Okay. Now in 2021-22, Punjab produced nearly 14% of the total wheat with just less than 12% share in the total area under cultivation in the national level. फिर हमेशा से ही पंजाब में record development of food grain has been possible. Okay. Higher levels of yield and productivity have led to high incomes for the agricultural households. As per NABARD, All India Rural Financial Inclusion Survey, agricultural households in Punjab have the highest average monthly income in the country, followed by Haryana. और ये हरियाणा और पंजाब का भी गैप काफी है, हमारा करीब 25,000 के आसपास है, उधर 19,000 के आसपास, 18-19. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था, तो ये प्रीलिम्स के लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन. Okay, performance of agricultural sector. Now in 2023-24, agriculture and allied sector, they are again expected to contribute about 27% of Punjab's GSVA. बार बार वही फैक्ट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको 27% के आसपास का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये याद रखना है. ओके. इट हैज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस अक्रॉस द स्टेट्स, ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है. ठीक है. अब क्या है ना कि आप जब जनरल एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो ये वाले फैक्ट स्किप होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है. तो एक बार आप ये क्लास साथ साथ कर लेंगे और इसको अपने पास इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी में मार्क कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा. ओके. देन एग्रीकल्चर एंड रिलाइड सेक्टर ऑफ द पंजाब grew at around 2.7% in 2022-23 and is expected to register a growth of about 2.3% in 23-24. अब क्या है ना कि ग्रोथ रेट पंजाब में, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हम सैचुरेशन लेवल पे हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी आ रहा है, पर हेक्टर यील्ड आ रहा है, तो फर्दर ग्रोथ रेट एकदम से बहुत ज्यादा आने के चांसेस नहीं, तो यहीं पे रहेगा 2.5% के आसपास. तो यू रिमेंबर दिस अराउंड एट 2.5%. यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर, सारी फैक्टर्स फिगर्स नहीं याद रखनी होती. ठीक है, 2-2.5% के आसपास रहेगा बस. क्रॉस husbandry subsector has the largest share in the state's GSVA and contributing around 14.28% in Punjab's gross state value addition and over half of the agricultural gross state value addition. तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. Okay? तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो अब एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप हस्बेंड्री का जो सेक्टर बढ़ते जा रहा है, क्या है इसका फर्क क्या पड़ता है. So this large share implies that the movement in growth rate of cropping sector are closely mirrored in the movements in growth rate of agriculture and allied sector. हमारे अगर देखा जाए ना, तो वो जो फार्म इनकम है उसको दो तरह से हम डिवाइड करते हैं. वन इज फ्रॉम द क्रॉप्स एंड द अदर इज नॉन क्रॉप. ठीक. अब इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए तो क्रॉप और नॉन क्रॉप इनकम्स में ऑलमोस्ट पैरिटी आ चुकी है, 50-50 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. आप ये समझ लीजिए कि 55% इनकम किसानों की ऑल इंडिया एवरेज पे क्रॉप से आती है और 45% के आसपास नॉन क्रॉप इनकम है. देयर इज अ पैरिटी. इसी वजह से अब ये दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं. नॉन क्रॉप जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब है लाइफ स्टॉक, फिशरीज, एक्वाकल्चर, एवरीथिंग लाइक दैट, फॉरेस्ट्री, या, तो ऑल दैट इज नॉन क्रॉप. So this is a map showing their movement side by side. So crop income if you see, 2014-15 के अगर आंकड़े देखे जाएं
तो तब से ये कन्वर्ज करना शुरू कर रहा है विद लाइफ स्टॉक एंड विद अदर नॉन क्रॉप इनकम्स. So it is like a converging trend now. Both of them are showing a similar kind of growth. तो कहने का मतलब ये है कि आधी आधी इनकम दोनों तरफ से आ रही. Then growth in allied activities, on the other hand, has been relatively stable. So livestock sector, so here the growth over a decade, if we register, is 4.8%. So decadal growth over the last 10 years. And the sector is expected to grow at about 3.4% or 3.5% in the next fiscal 2023-24. Current fiscal, I should say. So पिछले 10 साल की ग्रोथ और इस बार की अगर देखा जाए तो थोड़ा अभी भी स्टेबल ग्रोथ है, ना तो हम कम कहेंगे ना ज्यादा. Interestingly, the share of allied sector has also been increasing in the agriculture and the allied activities GSPA. This is largely on the account of livestock sector. अभी तो फिर भी पंजाब में इसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन क्या है ना कि हमारी ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री है, वो बहुत इंडिया में कोई खास प्रमोशन नहीं है. एक्सपोर्ट है लेदर गुड्स का, तो वो भी कुछ खास इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स नहीं है. So there is some restrictions on that. So that's why we are not able to move further. In livestock, generally what we are dealing with is dairy. मीट के ऊपर अभी एक्सप्लोरेशन कम है. हालांकि मीट के अंदर इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड है, लेकिन पंजाब में अभी ये इंडस्ट्री बहुत से नहीं डेवलप हुआ. ओके. सो ग्रोइंग from a share of about 26% in agriculture and allied activities in 2011-2012, the livestock sector is expected to contribute a share of around 38.5% of GSV of the Punjab's agriculture and allied sector in 23-24. तो काफी ग्रोथ अच्छी है अगर देखा जाए लाइफ स्टॉक सेक्टर की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और डेकेडल बेसिस पे भी. सो ये 2011-12 का अगर चार्ट देखेंगे तो क्रॉप इनकम ज्यादा थी, जैसे मैं बात कर रहा था आपसे. तो अभी लेकिन क्रॉप इनकम कम हो गए, नॉन क्रॉप इनकम बढ़ गए. इट्स 53.5 क्रॉप इनकम एंड रेस्ट अराउंड 46.5 इज कमिंग एज अ नॉन क्रॉप इनकम. और उस 46.5 में से भी लाइफ स्टॉक का शेयर सबसे ज्यादा है. तो ये प्रीलिम्स के एंगल से याद रखना. ओके. स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट फैक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं. Now, what is the employment in agriculture sector? So, as we said, that in Punjab, as per the periodic labor force survey 2022-23, जो employment है agriculture में वो करीब 24.6% और you can say 1/4 of the labor force है. लेकिन all India average is around 45.6 or 45.7%. तो this is not a good thing for an all India average, but पंजाब के लेवल पे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पर यूनिट जो लेबर अगर एम्प्लॉयड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है. ओके. इन रूरल एरिया दिस सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, employing at around 35.76% of the total rural workers. Population of male and female rural workers employed in the sector is 32.9% in case of male and 44% in case of female workers. अब ऐसा क्यों है कि फीमेल रूरल वर्कफोर्स बढ़ गया है एग्रीकल्चर के अंदर? So this is something that has been treated at the economic survey at national level also. This is called as feminization of agricultural labor. इसके ऊपर भी मेंस में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर. ओके. तो मेंस के लिए क्वेश्चन आप अपने पास तैयार करके रखिए कि व्हाई इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया. ऐसे, ठीक है, स्पेशली पंजाब. सो द रीजंस फॉर दैट इज जनरली जो मेल लेबर है ना, दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज टू फाइंड बेटर जॉब्स. ठीक है. उसके बाद जो फीमेल लेबर है उसके ऊपर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है. वो फैमिली की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, यस, प्लस वो साथ साथ एग्रीकल्चर भी देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ले रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इज हैपनिंग. Then agricultural based industry or agro industry. So there is a good potential for establishment of agro processing units in Punjab due to higher level of
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन द स्टेट। अब क्या है ना, ये एक सिंपल फॉर्मूला है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का कंसर्न क्या है, कभी हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के बनने तक की जितनी चीजें हैं उनको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस, और प्रोडक्ट बनने के बाद बेचने तक की जितनी लिंकेजेस हैं उनको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट के पीछे जो जो चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आटा, चीनी, नमक, है ना, तेल, जो चीजें चाहिए वो सब रॉ मटेरियल बैकवर्ड लिंकेज का पार्ट है। ऐसे लेबर चाहिए, एनर्जी चाहिए, मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, वो जो सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, दैट इज बैकवर्ड लिंकेजेस। तो ये पंजाब में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो सकती हैं हमें, स्पेशली द रॉ मटेरियल जो मेन कंसर्न होता है, हर साल मिलना चाहिए क्योंकि बिस्किट प्रोडक्शन तो पूरा साल चलेगी। फॉरवर्ड लिंकेजेस बेचने का कंसर्न, अब पंजाब में कंजम्पशन लेवल्स भी अच्छे हैं क्योंकि लोगों के इनकम अच्छे हैं। नहीं, आप जितनी भी रेंज रोवर डिफेंडर देख लो, रोल्स रॉयस देख लो, पंजाब में सब मिलेगा आपको। ये तो हम एग्रो इंडस्ट्री की बात करें तो खाने पीने की चीजों में तो वैसे ही पंजाबी शौकीन है, राइट। तो जो भी है, एग्रो इंडस्ट्री के लिए पंजाब में बहुत स्कोप है। नाउ कंसर्न क्या है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक बढ़िया से तैयार नहीं हुआ। ये जब वर्ड यूज होता है ना, देयर इज अ गुड पोटेंशियल, दैट मींस इट इज नॉट रीच्ड एनीवेयर येट, अभी तो बहुत कम है। ठीक है। सो अबाउट 7.8% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री आर इन पंजाब। कुछ भी नहीं, मतलब जितनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका 10% भी पंजाब में नहीं है, 7-8% के बीच में ही। In this regard, Punjab has the fourth highest share, surpassed only by Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana. Okay. As per annual survey of the industries 2021-22, share of agro processing units, that is food, beverages, wood products, leather related products, etc. This was 34.5% of the total GVA of the manufacturing sector and 45.6% of the total workers employed in the registered factories. तो पंजाब के फिगर्स अगर देखे जाएं तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हम चौथे नंबर पे आते हैं। 7.8% या 8% के आसपास हमारे पास एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। एट वी आर एट फोर्थ नंबर। ओके, हमारे आगे कौन से स्टेट्स हैं? लेस देन 10% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फैक्ट्रीज आर इन पंजाब। अराउंड 35% ऑफ जीवीए इज कंट्रीब्यूटेड। ओके, around 45.6% of workers are there in food processing industry. Okay, now agricultural subsectors. सबसे पहले क्रॉप हस्बेंड्री। सो इसका लैंड यूज पैटर्न कैसा है? Now after the green revolution, major part of the land has been devoted to crop cultivation, क्योंकि हम wheat rice farming करते हैं तो उसके लिए extensive agricultural land चाहिए। So 81.7% of the total reported area was under cultivation in 2022-23। तो जितना हमारे पास जमीन है उसमें से करीब 81%, or you can say approximately 80% is under cultivation. Fallow land, cultivable land other than fallow land also came down from 6% to 5% of the reporting area. So जितना पंजाब का टोटल एरिया है उसमें से जो जमीन हमने खाली छोड़ रखी है या जो एग्रीकल्चर में आ सकती है और खाली छोड़ रखी है, वो 5% ही रह गई। तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का स्कोप यहाँ पे नहीं, एंड दिस इज गोइंग बेसिकली 0%। ओके, इन 1960-61 की थी, और 2022-23 में तो फैलो लैंड या कल्टिवेबल लैंड विच इज नॉट यूटिलाइज्ड, है ना, तो 0% है। सारी जमीन जितनी हो सकती है हम कल्टीवेट कर रहे हैं पंजाब में। सो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 13% टू 11% इन 2022-23। तो जितना हो सकता है हम रिक्लेम भी कर रहे हैं, ऐसा कोई लैंड जहां पे पहले कल्टीवेशन नहीं हो पा रही थी अब हम बढ़ा रहे हैं उसकी। So hence there is a limited scope for any expansion in area under cultivation in Punjab. अब ये prelims के लिए statement है। जितना हो सकता है पंजाब का land already under the plow है, already the cultivation is going on, so there is limited scope for its expansion anymore. Okay, so out of the total land area, yes, almost 82% is now the net sown area. अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे आ जाएगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है एक साल में कितनी फसलें ले रहे हैं हम। अगर एक ले रहे हैं तो 100%, दो ले रहे हैं तो 200%। ठीक है, इस तरह से चलेगा।
So cropping intensity in Punjab has already reached near saturation level and it was 191.7% in 2022-23. कहने का मतलब हम साल में 2 फसलें ले रहे हैं. इसका मतलब सिंपल ये, ठीक है. जमीन कुछ ही देर के लिए खाली छूटी जाती है. It is evident that multiple cycles of sowing on the same land is highly prevalent in Punjab vis-a-vis the national level trends. अगर national level पे देखा जाए तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज स्टिल अबाउट 152%. पंजाब में 191 है. ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए फिगर्स याद रखनी है हमने. देन क्रॉपिंग पैटर्न. सो फूड ग्रेन कल्टीवेशन स्पेशली व्हीट राइस क्रॉप डोमिनेट्स द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ पंजाब. क्रॉपिंग पैटर्न मतलब हम किस तरह से फसलें उगा रहे हैं, है ना. So in 2022-23, approximately 86.4% of the total cultivated land was used for cultivation of food grain. 90% ही समझ लो फूड ग्रेन के अंदर ही है. उसके बाद which include cereals and pulses. Cotton is cultivated in only 3% of the area, total cultivated land. And sugarcane and fruits are grown on approximately 1% of the total cultivated area. तो सबसे ज्यादा आपका जो कंसर्न है, जो क्रॉपिंग हो रही है, वो दैट इज फूड ग्रेन, wheat, rice, cereals and pulses. Then 3% cotton, 1% sugarcane, 1% fruits. Due to assured income from the production of water and rice, wheat and rice, their share in the total cropped area has increased over the years. On the other hand, share of maize, oil seeds, all that has declined. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कमी हुआ. जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था तो राइस की सिचुएशन क्या थी? देखो, पंजाब में हम राइस उगाते ही नहीं थे एक तरह से. इट वाज हार्डली 4.8%, व्हिच इज नथिंग. पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन अब अगर देखा जाए तो क्रॉप्ड एरिया के अंदर 40% एरिया इज अंडर राइस कल्टीवेशन. तो 10 टाइम्स इंक्रीज हैज हैपेंड इन दी पैडी कल्टीवेशन. अब ये प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट बनता है. तो एज कंपेयर टू प्री ग्रीन रेवोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ पैडी कल्टीवेशन till now has increased by 10 times. This can be a statement in your Punjab PCS prelims. Okay. Then wheat. अब wheat पहले भी अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टाइम्स हो गए. 1.5 गुना ज्यादा wheat हम कल्टीवेशन कर रहे हैं. बाकी सब में गिरावट ही है. पहले अच्छा खासा हम देखिए पल्सेस ग्रो करते थे, अब पल्सेस ऑलमोस्ट निल है. 20% पल्सेस 1960 में ग्रो किया जाता था यहाँ पे. वो एज पर द नेचुरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल एंड एज पर द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड था. दालें आप उगा सकते हैं क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर आता है, और ये पंजाब में ज्यादातर जो पार्ट्स हैं उसमें ड्राई लैंड फार्मिंग ही प्रैक्टिस करते थे, राजस्थान की तरह. तो अब देखिए, अब यहाँ पे रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज आपने 40 साल में खत्म किया है ना, 40-50 साल में, उसको वापस लेके जाना भी उतना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. देन ऑयल सीड्स, कॉटन. देखिए बहुत अच्छी कल्टीवेशन थी कॉटन की पंजाब में, अब कुछ भी नहीं है, 1/3 रह गए. अदर क्रॉप्स बड़ी अच्छी कल्टीवेशन में आते थे. फ्रूट्स पहले भी नहीं थे कुछ खास, अब भी कुछ खास नहीं है. वेजिटेबल्स पहले भी कुछ खास नहीं थे, अब भी कुछ खास नहीं है. ठीक है. हमारा जो मेजर चेंजेस है ना, वो याद रखने वाली चीज है, जैसे पल्सेस, कॉटन, व्हीट एंड राइस. इन चीजों पे आपने ध्यान देना. ये 4 चीजें. सबसे इंपॉर्टेंट, राइस. It was hardly cultivated because Punjab is not fit for rice cultivation. Assured irrigation के चलते हम कर पाए, लेकिन वो assured irrigation कहाँ से है? ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल इरिगेशन. तो इस वजह से ट्रबलिंग भी है. ओके. So as mentioned earlier, a significant portion of the total cropped area is held by food grain production in Punjab. And within the food grain production, the cropped area is the majorly occupied by wheat and paddy crops due to assured economic returns based on MSP, minimum support price, provided to the farmers for these two crops. Therefore, out of the total area of around 78.8 lakh hectares used for crop production, 40% was used for paddy cultivation, 45% for wheat cultivation. As a result, high portion of total cropped area under
wheat and rice. This has led to a very high production. However, this cropping system of Punjab is becoming economically and ecologically unviable given the distortion in soil health, depletion of water table, and squeezing of farm incomes as the cost of cultivation increases. छोटी छोटी चीजों की कॉस्ट बढ़ रही है आजकल. डीएपी चाहिए होता है वीट कल्टीवेशन पे, तो टाइमली मिल नहीं रहा, इसलिए किसानों को महंगा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने प्लांटेशन करनी है, सोइंग ऑफ द वीट शुरू होना है, तो उस टाइम के लिए मुश्किल से किसानों के पास 20 दिन का विंडो मिलता है कि राइस वाली जो पैडी स्ट्रॉ है उसको क्लियर करना है और उसके बाद वीट की सोइंग करनी. तो उसी टाइम के दौरान उनको डीएपी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वो सारा साइकिल डिले होता है और उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है. राइस का अपटेक ठीक से हो नहीं रहा तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, तो उसका रख रखाव करना पड़ता है, फिर उसमें डिप्लीशन आती है. तो ये सारे कंसर्न अब हैं जिसकी वजह से पंजाब के एग्रीकल्चर में काफी सुधार लाने की अभी जरूरत है. ओके, फाइन. तो ये मीन्स के एंगल से प्लीज नोट करना है ये वाले कंसर्न्स. बाकी तो आप पढ़ ही चुके ऑलरेडी कि राइस के अंदर कितना है, बीट के अंदर कितना एरिया है. ओके, सो फूड ग्रेन, the area under cultivation and production in terms of metric ton. So ये वाले टेबल में से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बहुत ज्यादा चीजें रट्टा मारने की जरूरत है. एक चीज जो देखी जा सकती है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन किसमें हुआ है, ओके, इन द करंट ईयर. सो देयर इन इफ यू लुक एट इट, सो -56.04% पल्सेस में एंड -54% इन जनरल. तो पल्सेस की जो प्रोडक्शन या आउटपुट है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई पंजाब के अंदर. तो ये आपको जनरल एक प्रीलिम्स में एक फैक्ट के तौर पे पूछ सकते हैं. ओके, दैट इज द वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स दिस ईयर. इफ यू लुक एट द ओवरऑल एग्रीकल्चरल यील्ड in terms of cereals, pulses and oil seeds, so this is higher in Punjab in comparison to all India level. तो अगर हम करने की कोशिश करें तो आज भी हमारी पल्सेस में अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है. तो अब देखिए इसमें से याद क्या रखना. So yield of cereals, pulses and oil seeds in Punjab are higher in comparison to all India level. The yield of food grain is highest in the country. मिट्टी उपजाऊ है, कुछ भी उगाइए आप होगा, लेकिन पल्सेस की तरफ वाटर इंटेंसिवनेस कम है, इसलिए अच्छा है. So it was due to introduction of high yield variety of seeds, intensive use of fertilizer, pesticide, along with the application of highly mechanized farm implements and expansion of irrigation. इस वजह से हमारी yield सबसे अच्छी है. तो means के लिए ये याद रखना है, prelims के लिए high yield of cereals and pulses याद रखना है as compared to national average. However, yields are stagnating in wheat and rice, and it is another reason for crop diversification to be the way forward. Oil seeds and pulses, which have adequate demand deficit in the country, क्योंकि हम import करते हैं, could offer an avenue for crop diversification. Now, crop-wise yield in Punjab in terms of kilograms per hectare, green revolution से पहले hardly 1000 किलोग्राम पर हेक्टर के आसपास राइस आता था. अभी बढ़ के करीब 4341 किलोग्राम्स पर हेक्टर, मतलब 4 गुना हो गया. राइस भी ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया. मेज देखा जाए तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 4 है. शुगर केन ऑलमोस्ट ट्वाइस, 2.5 टाइम्स, एंड कॉटन सिमिलर. तो अगर देखा जाए तो कॉटन की कोई यील्ड में सुधार नहीं आया, क्योंकि इधर भी बीटी कॉटन यूज कर रहे थे, आगे भी बीटी कॉटन ही चलते जा रहा है. उसमें कोई हमने बहुत ज्यादा रेंज इंप्रूवमेंट नहीं की. इनफैक्ट कॉटन कल्टीवेशन तो वैसे ही इंडिया पंजाब में कम हो गए, है ना. लेकिन बाकी सारे राइस, व्हीट, मेज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यील्ड बढ़ा है. Horticulture. Now it is observed that the share of area under the fruit has increased over the years. हालांकि overall 1% of total cropped area है, याद रखिए. Punjab has a diverse agroclimatic zones which are favorable for the production of various fruits such as kinnu, sweet orange, guava, pear, lychee, mango, peach. So citrus fruits ज़्यादातर cultivate होते हैं. Horticulture sector can provide good opportunities to diversify the cropping patterns, and this is important for Punjab. Okay. तो सीरियल सेंट्रिक ग्रोथ से हाई वैल्यू कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की तरफ हम जा सकते हैं. अब इसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो पंजाब सरकार ने लिए.
ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए चाहिए. So keeping in view the importance of the sector, Horticulture Department of Punjab has identified 100 acres of land at Atari for establishment of postgraduate institute for horticultural research and education in अमृतसर. प्रीलिम्स में चाहिए कहाँ पे बनेगा ऐसे पूछ सकते हैं. This institute will be established by the Indian Council of Agricultural Research in collaboration with the Punjab government. In addition to the 5 citrus estates have been established. अब ये प्रीलिम्स के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि पंजाब के 5 सिट्रस एस्टेट्स, सिट्रस फ्रूट की कल्टीवेशन जहां ज्यादा होती है वो कहाँ पे. फर्स्ट इज भुंगा, होशियारपुर, बादल नियर मुक्तसर साहब, सुखबीर बादल एंड प्रकाश सिंह बादल का जद्दी गांव, हबूर, टालीवाड़ा, जट्टा. सो दिस इज इन फाजिल्का. एक्चुअली ये जो हबूर, फाजिल्का, गकर वाली जो बेल्ट है ये वैसे भी सिट्रस फ्रूट किन्नू की कल्टीवेशन के लिए एक ट्रेडिशनल बेल्ट है. तो यहाँ पे तो ये होना ही था. तो ये 5 सेंटर्स आपको याद रखने हैं. आई रिपीट, मुंगा, बादल, हबूर, टालीवाला, जट्टा. सो 4 ए. ठीक है. Then these states will approximately cover about 43,646 hectares of the area, and about 8174 farmers have registered for the same. Then top 3 fruits of prelims के लिए एक और question. With the highest production recorded in 2022-23 are किन्नू, guava and mangoes. आजकल आपको ये दोनों बहुत मिलेंगे, किन्नू और guava मार्केट में. Highest yield was seen in bananas, grapes and किन्नू. However, the production of pear recorded the highest growth 8.5% year on year basis. अब इसमें से बस इतना ही याद रखना है कि हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड कौन से हैं हमारे, हाईएस्ट प्रोडक्शन लेवल किसके हैं, किन्नू, गुआवा और मैंगो. यील्ड बनानास की अच्छी है, पंजाब के अंदर ग्रेप्स की अच्छी है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं, इसलिए हमारे यहाँ किसान इसके पीछे ज्यादा जाते नहीं. किन्नू का ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा है, वैक्सिंग प्लांट्स हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं किसान जो उस एरिया में है. Then livestock. So livestock rearing is an important subsector under agriculture and allied activities. It contributes over 1/3 of the gross state value added to agriculture and is the second largest contributor to agricultural GSV. तो prelims के angle से ये statement जरूरी है. It is expected to contribute about 38.5% of the agriculture GSV this year as well. हमने पहले भी पढ़ा. ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, 3.5-4% के आसपास का ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. यहाँ ये as per NSSO report on income expenditure, productive assets and indebtedness of the agricultural households in India 2012-13, 10 साल पहले की रिपोर्ट, 12 साल. Punjab reported second highest average monthly income of rupees 5303 from farming of animals, surpassed only by Haryana at around 6,000 rupees. तो ये 12 साल पहले की बात है, आज इससे बेटर है हालात. ठीक है. मिल्क प्रोडक्शन हमारी हाईएस्ट है, एग प्रोडक्शन हाईएस्ट है. As per 20th livestock census 2019 of Punjab, so Punjab has around 1.3% share of the India's total livestock, and the share of buffaloes was largest at around 57.5% in the total livestock population. ऐसा नहीं है कि सारे इंडिया की 57.5% हमारे पास है, नो. पंजाब में से बफलो ज्यादा है, बाकी कैटल ब्रीड कम. ओके. The share of cross cattle breed increased to around 29.3% or almost 30% in 2019. It reveals that the share of higher productivity animals is rising in the state. Available facts of the state in case of Punjab show that it has the highest per capita milk availability. Actually क्या है ना, जो डेयरी सेक्टर है ये है अनऑर्गेनाइज्ड. आपके घर में जैसे कई बार वो पहले आते होंगे या बातें अलग अलग हो सकता है, तो दूध डालने के लिए एक बंदा खुद ही आता है, उसकी खुद के घर पे कोई गाय भैंस है, तो इस तरह से काम चलता है. अब उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, नोबडी नोस कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ, कितना बिक गया. इट्स लाइक दिस. जो ये डेटा हमारे पास आता है कोऑपरेटिव मिल्क फार्मिंग का आता है, जैसे वेरका के अंदर पंजाब में है ना, तो वहां से ये डेटा आता है हमारे पास. फिर उसकी कुछ जनरल प्रोजेक्शंस लगा ली जाती हैं कि वेरका यहाँ से प्रोडक्ट उठा रहा है और यहाँ से इतने % से नहीं उठा रहा, तो वो एड ऑन कर लेते हैं. तो इट इज एस्टिमेटेड देयरफॉर. ठीक है.
तो फिर भी एस्टिमेट्स के बेस पे भी, डिस्पाइट इट बीइंग ए हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पंजाब हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, व्हिच इज, एज वी नो, ऑलरेडी आपने पढ़ा, इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द नेशनल एवरेज. ओके. देन शेयर ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया in case of Punjab is also 2.1%, and per capita egg availability is also 2 times the national average, जो आपने पहले याद करना है. तो दोनों फैक्ट्स इकट्ठे ध्यान में रखने हैं. ठीक है. हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी नेशनल एवरेज का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स नेशनल एवरेज. ओके. एंड per capita egg availability is also 2x of national average. यहीं पे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके. अब कौन सी स्पीशीज हमारे पास ज्यादा है? सो बफलोज पंजाब में ज्यादा है. ठीक है. देयर इज अराउंड 60% शेयर ऑफ बफलोज इन पंजाब. और जो बाकी एग्जॉटिक या क्रॉस ब्रेड कैटल है उसका शेयर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. दैट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. सो फ्रॉम 18% in 1997 to around 30% right now. Okay. अब पर कैपिटा मिल्क और ये सब की प्रोडक्टिविटी कितनी है वो पुराने टेबल्स कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, आपको नहीं चाहिए पेपर के लिए. ठीक है ना. सो डोंट बॉदर अबाउट दिस. ओके. सो इन 2022-23 मिल्क प्रोडक्शन ऑफ पंजाब इंक्रीज बाय 1.6%. तो ग्रोथ रेट है, लेकिन ये कम ही ग्रोथ रेट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है. 1.6%, जब तक 4% से ऊपर का ग्रोथ रेट नहीं है ना, तो हम उसको ज्यादा सीरियस लेते नहीं. ठीक है. ओके. देन एग प्रोडक्शन अराउंड 3% ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन टू 7.3% प्रीवियस ईयर. अब क्या है कि किसी साल ये, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है अल्टीमेटली तो इट इज alive, yes, and ultimately it's again a perishable thing. So ये बढ़ते कम होते रहते हैं फिगर्स, और बहुत ज्यादा इनमें चेंजेस आते हैं. तो इतना टेंशन लेने की बात है नहीं. इनमें से प्रीलिम से क्वेश्चन आने के चांस कम है. जो ऊपर फैक्ट्स आपको बताए उसमें से आएंगे. ओके. And come to this. Over the past 15 years, ranging from 2007-8 onwards, milk, egg, meat, and wool production in Punjab registered an average growth rate of 54, 65, 131, and 3.7% respectively. अब ये 15 साल के फिगर्स दे दिए एवरेज. ये जब प्री में पूछना होगा तो कई बार परेशान करने के लिए 15 ईयर एवरेज क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. क्योंकि ये थोड़े एक्सट्रीम फिगर्स हैं, हर कोई ध्यान नहीं देता, तो अगर एग्जामिनर ने आपको परेशान करना हो तो पूछ सकते हैं. ओके. Now, Punjab government is making special efforts to develop Punjab as a model dairy state of India. अब ये है आपका मेंस का क्वेश्चन. सीधा पूछेंगे, what are the efforts taken by Punjab government to make Punjab a model dairy state of India? Like this. तो उसमें यही सब लिखना है. ठीक है. So Punjab has following important cardinals in order to be a model state. क्या क्या कर सकते हैं और क्या capabilities हैं. So we already have an extensive network of veterinary institutions. अब इसको ना जब पढ़ रहे हो तो साथ साथ में इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली इंडेक्स कर लो. तो जैसे अब ये वेटनरी हेल्थ के एंगल से है, तो सारा डेटा आपने पहले पॉइंट में दिया. इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? देन फॉर एनिमल हेल्थ केयर एंड ब्रीड इंप्रूवमेंट फैसिलिटीज टू दी लाइवस्टॉक ऑनर्स. तो स्टेट हैज अराउंड 1367 वेटनरी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज. ये नंबर नहीं याद रखना कि कितने कहाँ पे हैं. ठीक है ना. तो बस ये बताना कि सब एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेटनरी इंस्टीट्यूशंस. दैट्स इट. ठीक है. डोंट ट्राई टू रिमेंबर बियॉन्ड दैट. अच्छा. Each veterinary institute providing veterinary healthcare and breed improvement services to 2470 livestock units, 2.5 villages and 4.2 kilometer radius on an average. तो मतलब हर एक के लिए ये बांट के रखा गया कि हर 2400-2500 गाय भैंस के पीछे एक वेटनरी हेल्थ केयर यूनिट रहेगा. हर 2 से 3 गांव के लिए, मतलब 2.5 गांव के लिए एक रहेगा, और हर 4 किलोमीटर के रेडियस में एक रहेगा. ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं. ठीक है. So this is something that you can convert in your mains also, and otherwise can be used in prelims also. Okay. Then people of the state are dedicated to preserving high yielding varieties and high genetic potential of the animal breeds. पंजाब में एक होड़ है कि हाँ हमारी गाय भैंस सबसे अच्छी है ना. तो उसके पीछे लोग थोड़ा सा उसमें स्पेंड करते हैं, इसीलिए हमारी पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी अच्छी है. ब्रीडिंग के टाइम पे ध्यान रखते हैं.
यस, सो यहाँ पे सेकेंड आपका एस्पेक्ट है ब्रीडिंग. देन थर्ड, to meet the current challenges, the state has already restructured the animal husbandry development staff strength recently. It has appointed around 326 veterinary officers, 1,000 inspectors, 2 milk recorders, and so on. Otherwise, there are 300 posts of veterinary officers जो आगे भी एग्जाम कंडक्ट करके इन्होंने सिलेक्ट कर रहे हैं. ग्रुप सी से बहुत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं. सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके, fourth point, third point is administrative. Then fourth, the state has a Northern Region Disease Diagnostic Laboratory in Jalandhar, which provides disease diagnostic services to 8 states and UTs, that is Punjab, Haryana, Jammu, Rajasthan, Chandigarh, Kashmir, Leh and Ladakh, Delhi. तो 8 यूनिट्स को हम प्रोवाइड करते हैं. Now, during the outbreak of the lumpy skin disease and the African swine fever, laboratory analyzed about 451 samples of lumpy skin disease or 200 samples of African swine fever, and this is under the standard disease investigation and surveillance protocol. तो बस ये जो डिजीज है इनका नाम याद रखिए, और हाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है. दिस इज बेसिकली दी यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आप उसके अंदर रखिए. ओके, देन स्टेट्स गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी एट लुधियाना is providing research and animal health care services to livestock farmers. तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. Institutional infrastructure. Punjab Veterinary Vaccine Institute in Ludhiana manufactures approximately 12 vaccines and antigens for the state. 12 types. Okay. It develops various types of vaccines in accordance with the best possible standards in order to avoid the prevalent animal diseases. जैसे ह्यूमन बींग्स को वैक्सीनेशन चाहिए, वैसे ही एनिमल्स को भी चाहिए, डॉग्स को भी चाहिए, काउस को भी, सबको चाहिए. तो वैक्सीनेशन इज अनदर थिंग. देन मल्टी स्पेशलिटी वेटनरी हॉस्पिटल. अब ये क्या है ना कि एक ही पॉइंट के कई सारे बना रखे, अलग अलग वेटनरी हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है. ओके, सो दिस इज बीइंग सेट अप एट विलेज सप्पावाड़ी इन फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट. हमारे पंजाब के गांव के नाम ऐसे है, गिद्दड़वाहा, सप्पावाड़ी, कट्टियावाड़ी. दे आर लाइक दिस. Can't change them, they will remain as they are. A regional research and training center for buffaloes is being established in the village Boo in Tarantaran. तो ये प्रीलिम्स के एंगल से भी पूछ सकते हैं आपको. ठीक है. During 2023-24 also and the last year, livestock population of the state was struck by 2 major outbreaks of lumpy skin disease and African swine fever. अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इतना ही याद रखना, डिजीज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई. ठीक है, गवर्नमेंट अब उसके लिए वैक्सीनेशन दे रहे. देन अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 2 progeny testing and 1 pedigree selection projects are ongoing in the state funded by Government of India and implemented by Punjab Livestock Development Board. अब प्रीलिम्स पे एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि पंजाब में राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. So that is Punjab Livestock Development Board under the supervision of National Dairy Development Board. Okay. So purpose of projects is to produce high genetic merit bulls of different breeds or species for regular supply of semen banks. तो आगे प्रोजिनी के लिए, तो that is under राष्ट्रीय गोकुल मिशन. So progeny testing, Murra is a species. So this is being implemented in Patiala, Sangrur and Barnala. Then Sahiwal, ये हमारी दूसरी इंडिजिनस स्पीशीज है जो पंजाब में ज्यादातर होती है. This is in Fazilka and Muxar. Then Needli Ravi, this is in Amritsar, Taran and Firozpur. ओके, तो आपने ना अब एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब की जो इंडिजिनस स्पीशीज हैं वो कौन सी. तो मुर्रा, साहिवाल और नीली रावी, ये 3 पेडिग्रीज हैं जो पंजाब में सबसे ज्यादा चल रही हैं अंडर दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन. ओके, accelerated breed improvement program, sex sorted program. So here we are essentially wanting more female calves. Okay, so project will help in production of high genetic potential female calves, and this step will help in solving the problem of stray animals in the long run. क्योंकि पंजाब में अब क्या है ना कि लाइफ स्टॉक में जो मेल हैं उनको लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं और फिर इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और वो बेचारे इधर उधर कहीं पे
कुछ गनमन खा रहे हैं फिर मर रहे हैं सड़क पे, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए वे आर ट्राइंग फॉर दिस सेक्स सॉर्टेड एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो लॉन्ग रन में हम धीरे धीरे फीमेल काव्स की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहते हैं इसमें, क्योंकि फिर वो डेयरी में यूज हो जाता है। ओके, एंड ऑल्सो डिक्रीज द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स ऑन अपब्रिंगिंग द मेल काव्स। तो कोशिश की जा रही है। देन फिशरीज, अब पंजाब में इसका स्कोप बहुत अच्छा है। सो पंजाब इज अ लैंडलॉक्ड एंड एग्रीकल्चरल डोमिनेंट स्टेट। ज्यादातर हम सीरियल्स में चलते हैं। Yes, wheat rice, wheat rice. However, in recent past, fishery sector has emerged as a sunrise sector in Punjab. मतलब काफी अच्छा potential for growth है. In terms of fish production, although coastal states like Andhra, West Bengal, Gujarat are ahead of Punjab, obviously, क्योंकि वहां पे तो दोनों है ना, marine भी और inland भी. Popularization of activities like shrimp farming, recirculatory aquaculture system, biofloc system, fish feed mills, etc., and private sector are strengthening the fish sector in the state. तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है. देयर इज अ ग्रोथ एंड देयर इज sizable contribution as well. Let's see. Punjab's fish production remains lower in comparison to other states due to its landlocked geography. कुछ भी नहीं है, पंजाब में 1.9% फिश प्रोडक्शन है. गोवा में क्यों कम है? क्योंकि गोवा ज्यादा टूरिज्म ओरिएंटेड है, उधर फिशरीज में कम जाते हैं लोग. ठीक है, बाकी त्रिपुरा, राजस्थान, पुडुचेरी इन जनरल, राजस्थान में तो अब ड्राई है तो कोई फिशरीज का कंसर्न नहीं. त्रिपुरा में कोई पॉसिबिलिटी नहीं. पुडुचेरी में पॉसिबिलिटी है, लेकिन पुडुचेरी वैसे ही छोटा सा है, तो इसलिए कम है फिश प्रोडक्शन वहां पे. तो लैंडलॉक्ड के स्टेट के हिसाब से कम है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है. इनिशिएटिव ज्यादा ध्यान से रखना है इसमें. So with the twin objective of the utilization of salt affected land and enhancing the income of farmers, special efforts have been made to bring saline affected waterlogged wasteland in the southern districts of Shri Muktsar Sahib, Firozpur, Mansa, Fazilka, Bhathinda and Faridkot under fish culture. तो इसको बोलते हैं शोरे वाली जमीन. ठीक है, तो पानी में सॉल्ट ज्यादा है, ऊपर जम जाते हैं आके जमीन के ऊपर, तो उसमें ना सारी फसलें नहीं हो पाती फिर अच्छे से. तो वहां पे दो तरह के काम हो रहे हैं आजकल. या तो सोलर पार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अडानी के साथ लोगों का बढ़िया चल रहा है कोलैबोरेशन. तो एक ये है, दूसरा है फिशरीज. तो लोग धीरे धीरे इसकी तरफ जा रहे हैं. So another very important activity of shrimp farming is popularizing at a very fast pace in this area. Shrimp is a meat commodity which has a very high export value. Shrimp farming is helping farmers to earn a handsome income of rupees 3 lakh to 4 lakh per acre from the land practically unfit for agriculture. अब यहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है, आपको 20-30 हजार रुपया खर्च आता है और 3-4 लाख रुपया आराम से कमा रहे हैं हर एकड़ में से साल का. Then starting from 1 acre area in 2016, now it has spread to about 12 acres, 1212 acres in 22-23, and it has increased to around 2400 tons. तो अच्छी खासी श्रिम्प प्रोडक्शन हो रही है पंजाब में. To encourage this, 45 beneficiaries have been provided a subsidy of about 251 or 251 lakhs for bringing new area under shrimp culture. तो जो श्रिम्प फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए, सीड चाहिए, जो नेसेसरी स्किल ट्रेनिंग चाहिए, वो सब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ मिल रही है. प्रमोशन इन फिश फार्मिंग. सो फिश फार्मिंग अब ये मीन्स के लिए ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा नहीं पूछेंगे. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें. जहाँ पे आपको डिटेल्स बहुत ज्यादा है प्रोग्राम के अंदर और कुछ स्पेसिफिक ऐसा आउटस्टैंडिंग फैक्ट नहीं है, तो प्री वर्दी स्टेटमेंट नहीं होता, वो मीन्स में आपको यूटिलाइज कर सकता हो जब आंसर राइटिंग करोगे. So fish farming is very good auxiliary activity for the farmers to switch on to the diversification from agriculture. So around 22 beneficiaries have been provided with a subsidy of around 65 lakh rupees for bringing new area under fish culture. अब आप देखो करीब करीब हर बंदे को 2-2.5 लाख रुपया मिल रहा है ना, तो अच्छा है सब्सिडी के लेवल पे. Then employment generation avenues. Now here there is प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरी सेक्टर के अंदर. तो ड्यूरिंग 2022-23 45 बेनिफिशियरीज जो ऊपर है उन्हीं की बात हो रही है. जनरेटेड वर ग्रांटेड टोटल सब्सिडी ऑफ अराउंड 26 lakh rupees for the purchase of motorcycles, auto rickshaws, insulated vehicles and so on.
Moreover, a subsidy of around 9 lakh was granted for the establishment of first mini fish feed mill in private sector of the state. Now, to increase the availability of quality fish seed in the state, new government fish feed farm is being constructed at village Kilyawali. So this is in district Fazilka. So ये prelims के लिए अब एक fact है. Then, fishery sectors in Punjab is now inviting entrepreneurs who indulge in innovative high fish production technologies in recirculatory aquaculture system and biofloc culture system. ये वाले दोनों के दोनों systems के बारे में अलग से आपको facts पढ़ने चाहिए. What is recirculatory aquaculture system and what is biofloc culture system? ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा information यहाँ दिया है. So RAS, or recirculatory aquaculture system, is an innovative high fish production technology in which high density fish production can be achieved by rearing fish in an indoor tank with controlled environment and reused water. So that is RAS. Then biofloc. So this is another innovative technology in which microbes added within the tank or pond convert the fish excreta into fish feed. So dual benefit है, maintenance of water quality and decreased feed costs. अब ये prelims के लिए दोनों पूछे जा सकते हैं, क्या है, ठीक है. यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं, इधर भी पूछ सकते हैं. ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं. So these technologies not only help in achieving high fish production for limited areas, but also help in increasing the farmer's profit. During 22-23, so these units are given, are being promoted in the state. So अब ये सिर्फ इनकी प्रमोशन की ही बात है, फिर आगे आ जाइए. Factors influencing the agricultural performance. अब in general rainfall is the most important factor. क्योंकि पंजाब के पास पहुंचते पहुंचते ना जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी कम हो जाता है ना. तो आप देखिए कि जो ये ब्रांच है हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून की, अरेबियन सी ब्रांच, सो दिस विल एंटर राजस्थान प्लेन्स. अब विंध्यास के पैरेलली निकलते हैं तो फिर जाके पंजाब में पहुंचते हैं. पर यहाँ तक आते आते बारिश काफी कम हो जाती है क्योंकि ज्यादातर पूरे इंडिया में बारिश करके पहुंचे. ऐसी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भी जब नॉर्थ ईस्टर्न हिल कॉम्प्लेक्स से एंटर करती है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ, तो पंजाब तक आते आते इट इज ड्राई ऑलमोस्ट, हार्डली एनी रेन विल बी अवेलेबल. तो पंजाब में तो साइजेबल रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे अब सर्दियों में होता है, ठीक है. तो जैसे अभी कल बारिश हुई 23 दिसंबर 2024, है ना. तो वो रेनफॉल है जो मेजर रिप्लेनिशमेंट कॉज कर पाता है पंजाब के अंदर. सो लेट्स सी. So although Punjab has adequate irrigation facilities, limited dependence on rainfall for its irrigation, yet it needs rainfall, and this can play a significant role in terms of variation in agricultural output due to the damage to crops caused by excessive rains or floods. कई बार इतनी ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइम पे बारिश हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून की टाइम पे, दैट ड्यू टू सम लोकल फैक्टर्स आल्सो, नॉट एग्जैक्टली साउथ वेस्ट मानसून अलोन, कि फिर फ्लड्स की सिचुएशन आती है, स्पेशली ये होशियारपुर, जलंधर, ये वाले एरियाज में. ड्यूरिंग 2022 state received 629 mm of rainfall or average rainfall, and the rainfall in the various districts varied from 315 to 994. रूपनगर रोपड़ एरिया में हर बार फ्लडिंग होते ही है ऑलमोस्ट. तो इसलिए थोड़ा सा मतलब नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हैपेंस इन टर्म्स ऑफ एरिया. ओके, सो एरियाज विद हाईएस्ट रेनफॉल अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज एवरेज दिखे तो दैट इज रोपड़ और रूपनगर, प्रीलिम्स के लिए याद रखना, फॉलोड बाय मोहाली एंड कपूरथला. फर्स्ट थ्री यू शुड रिमेंबर. और लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज इन, जो इन एन ऑन एन एवरेज आप सोच सकते हो कि शायद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आए, लेकिन ऐसा नहीं है. लास्ट 3 ईयर मानसा, तरन तारण एंड मोगा, ठीक है. मोगा में सबसे कम बारिश होती है क्योंकि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आ जाता है, सेंटर से में है ना. ठीक है. सो टॉप 3 और लास्ट 3 ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए रेनफॉल के एंगल से. इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, सो ये तो खरीद के ही लगाना है, तो पंजाब में आराम से खरीद भी सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं. So it is observed by few experts that overuse of fertilizer is a serious cause of concern in Punjab. खरीद के लगा सकते हैं और बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, ये कंसर्न है. ओके,
So there is an increased usage. How much? Let's see. So around 243 किलोग्राम per hectare in 2010-11. अभी भी करीब करीब 240 किलोग्राम पर हेक्टर के आसपास हम यूज कर रहे हैं, और ये एक अच्छा संदेश नहीं है, ठीक है. सो इन 2010-11 this ratio stood at 1.67% as an all India average of fertilizer per hectare also increased. So पंजाब का अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया के हिसाब से हम करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए. अब जैसे आपको बोलेंगे प्रोटीन पाउडर खाओ, है ना, तो प्रोटीन पाउडर खाना पहले ही नुकसानदेह है, और उसके बाद आप 2 गुना खाओगे तो और ज्यादा नुकसान है. यस, सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो ए रिलेटेड कंसर्न इज एन इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर. अब एनपीके रेशियो आपको पता है आइडियल होता है 4:2:1. 4 पार्ट्स नाइट्रोजन, 2 पार्ट फॉस्फोरस, 1 पार्ट पोटाशियम. लेकिन पंजाब में और ऑल इंडिया एवरेज दोनों लेवल पे एनपीके में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यूरिया सस्ता है तो लोग ज्यादातर यूरिया यूज करते रहते हैं. सो एट ऑल इंडिया लेवल द रेशियो of use was 7.7:3:1. But in Punjab, the usage was 23.5:5:1. तो ये बहुत डिस्टॉर्टेड रेशियो है, इस वजह से सॉइल खराब होती है. ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. ओके, देन पेस्टिसाइड्स. अब ये भी एक कंसर्न है. Usage of pesticides peaked in 2000-2001, reaching around 6970 metric tons. Okay. This was affected by high usage basically and possibly a response to pest attack in previous years. 2022-23 it has decreased by around 4.5%, लेकिन overall pesticide usage भी high है, especially the class 1 type of pesticides that we are using. They are very dangerous pesticides. Okay, Punjab in terms of power. Is being provided free to the farmers. बिजली पानी फ्री है, इस वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है. Okay, so in 2011-12, a little more than 30% of the total electricity sold was used for agriculture purposes. Though in absolute terms, electricity consumed by agriculture sector was lower. Okay, लेकिन अब अगर आप देखते हैं, large portion of agriculture generated is being used for agriculture in Punjab. So 24% के आसपास जो बिजली है जो पंजाब प्रोड्यूस करता है, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन पंजाब इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इट इज फ्री. यस. Then easy access to power may have incentivized farmers to overexploit the groundwater resources. इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था, पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम. प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. So it is a pilot direct benefit transfer scheme implemented in 6 agriculture feeder areas. Participant farmers get a fixed allocation of electricity consumption. If the farmer consumes less than fixed allocation, he or she receives the benefit of ₹4 per kilowatt hour of electricity not consumed. जो घर में हमें बिजली मिलती है ना पंजाब में, वो करीब करीब 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलती है, टैक्सेस और सब चार्जेस इंक्लूड करके. 10 रुपए से ऊपर ही चला जाता थोड़ा सा, लेकिन जो सब्सिडी मिलेगी बचाने के लिए वो 4 रुपए मिलेगी. ठीक है. तो मोर ओवर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वैसे तो फ्री है ना, चार्ज तो कर ही नहीं रहे, जो बचा लोगे उसमें से मिल रहे. Moreover, electricity under the program is available during daytime hours, unlike regular electricity received by farmers, which is rostered and hence unpredictable in supply. तो ये पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम याद रखनी है. So this causes the farmers to leave their pump sets on auto starters that switch the pump set on or off based on electricity supply. Hence, if electricity is available at night and the farmer is not so overseeing the irrigation, it may cause wastage. So if more than water required is extracted. By ensuring daytime supply of electricity, the scheme aims to control the wastage of water on this front. तो दिन में पावर सप्लाई होगा ताकि आप आराम से देख रेख में पानी लगा सकें, जितना जरूरत है उतना ही लगाएं, तो बचत कर सकते हैं. तो ये भी इसमें प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, नहीं तो मीन्स में भी आप यूज कर सकते हो. Now farmers depend upon steady electricity supply for water to water the crops. They have the pumps which draw water and spread it onto the field. Flood irrigation करते हैं आमतौर पर. Due to shortage of power supply, many have to suffer from loss.
The state government of Punjab has come up with a unique scheme that will enable farmers to save and earn money for every unit of electricity which they save. And this will in turn cut down the power shortage in the state as well. So that is पानी बचाओ पैसा कमाओ scheme. एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना है जिसके अंदर किसान दे आर गिवन सोलर पावर्ड वाटर पंप्स. तो उसके थ्रू भी बड़ी अच्छे से बिजली भी सेव होती है और जितनी जरूरत है उतना पानी लगाते हैं. Then credit. So according to the situation of agricultural households in India, a report by NSSO in 2012-13, पुराने 12 साल पहले का प्रोजेक्ट, 53.2% of agricultural households in Punjab have a loan, slightly higher than all India estimate of 51.9%. So that is the average. However, the loans dispersed show a dip in 2017-18 and 18-19. But एक चीज याद रखिए, ये डेटा है इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग का. This is only institutional credit. नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जो मनी लेंडर से या आड़ती से पैसे उठाए वो यहाँ पे नहीं दिखता. और ज्यादातर पंजाब में जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है. ठीक है, आज भी. Okay. Another feature is that the majority of the loans are crop loans, that is the working capital to finance one season of cultivation. Institutional credit में ज्यादातर क्रॉप लोन नहीं दिखेगा क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिए जाते हैं ज्यादातर. ठीक है ना. लेकिन जो आड़तियों से पैसा उठाया या कुछ और है, गाड़ियां निकलवाने के लिए है ना यूज कर लिए, तो वो भी एक एरिया है जो यहाँ नहीं नजर आता. सो दिस इज लाइक अ नॉट अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रेडिट सिचुएशन. अब उसके लिए अलग से हम स्टडी करेंगे. सो इन कॉन्ट्रास्ट द टर्म लोन्स वर 25% of the total loans dispersed, raising concern about the capacity of farmers to undertake long-term investment on their farms. Okay. देखो, एक सिंपल सी बात है, आज हमारे जो फार्मर है ना उसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट है. इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. हम किसी भी चीज के लिए कमिटेड होके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब हमारा उसके लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है. हमें लगता है कि यार इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, ये मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेगा, ये मेरा फ्यूचर सिक्योर करेगा, प्रेजेंट इनकम मेरी बढ़िया बना देगा. तब उसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और वो प्रेजेंट वीट राइस साइकिल की वजह से पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी इनपुट की जरूरत है, शायद कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है पंजाब एग्रीकल्चर के लिए. जब तक वो नहीं करते तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं आएगा और तब तक इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगी. ठीक है, तो मेजर कंसर्न तब तक लोग बस काम चला रहे हैं, क्रॉप साइकिल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत जितना जरूरत है, किसान क्रेडिट कार्ड से निकाला वो डाल दिया, काम खत्म. तो इसीलिए 50% का जो एवरेज दिखता है वो इस वजह से दिखता है. और ये पैन इंडिया सेंटिमेंट है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं. देयर इज अ ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट इन द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज बीइंग लाइक दिस. है ना. तो और भी एग्रीकल्चर में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े इनको डीप में समझेंगे आगे जाके धीरे धीरे. जैसे डिसइंटरमीडिएशन की बड़ी अच्छी एक प्रॉब्लम समझने की जरूरत है कि जो कंज्यूमर है, अब लेट्स से आप आज कैरेट्स खरीदते हो मार्केट में सर्दियों के टाइम पे, तो आपको मिलेंगी 30 रुपए 40 रुपए. किसान को मुश्किल से 3 रुपए 4 किलो में बेच रहा है, हद 5 रुपए में बेच रहा है पर केजी. तो उसको उतनी इनकम रियलाइजेशन नहीं है, आप कॉस्ट दे रहे हो. तो यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज हैं हमारे पास बिचौलिए, वही सारा पैसा खा रहे हैं. तो इसको डिसइंटरमीडिएशन करने की जरूरत है, फार्मर्स मार्केट को बेटर स्टैब्लिश करने की जरूरत है, तभी तो प्रॉफिट आएगा. ओके. इरिगेशन. The Punjab has a well-developed irrigation network with almost whole of the cropped area under irrigation as compared to the all India levels, where less than half of the cropped area was under irrigation. Now, in this context, an interesting aspect in the source of irrigation, while at all India level the source of irrigations are diversified, in Punjab most of the area under irrigation is under tubewell irrigation. So this has implication for the availability of groundwater in the state. ऑल ओवर इंडिया तो लोग अलग अलग सोर्सेस से पानी ले रहे हैं, नदी से, तालाब से, कुएं से, फिर बारिश से, लेकिन हमारा तो एक्सटेंसिवली ट्यूबवेल सिस्टम ही है. सो एरिया irrigated by tubewells has been increasing over the period. अब आप एक कवरेज के हिसाब से देखेंगे
तो 78% पंजाब में जो इरिगेशन है दैट इज फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड 22% इज फ्रॉम कैनाल्स, पंज दरिया वाला पानी, यस। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे ट्यूबवेल इज 50%, वेल्स आर 12%, अदर सोर्सेस 9%, कैनाल्स 26%, टैंक्स 3%। तो वो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हैं, हमारी ज्यादातर ट्यूबवेल है, इसीलिए हमारे यहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है। ओके, so while reduction in diesel operated tube wells is better for environment, excessive extraction of groundwater may not be compatible with sustainable agriculture. एक्सेस मतलब जितना रिचार्जिंग कैपेसिटी नहीं है ग्राउंड वाटर की, उससे ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू पंजाब गाइडलाइंस फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन 2020, अब ये प्रीलिम्स और मींस दोनों के लिए चाहिए। This is by Punjab Water Regulation and Development Authority. The stage of groundwater extraction in Punjab varies from 24% in Dhar Kalam block, Pathankot, to 368% in Patna block in Patiala. So in the overexploited category, out of 109 total blocks, 65 fall in 103% range to 199% range, whereas 44 fall in 200 to 368% range. कहने का मतलब है कि जितना पानी रिचार्ज हो सकता है, अगर उतना ही एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो 100% रेंज है। 100% प्लस में जब वो जाएगा तो फिर वो ओवर एक्सप्लॉइटेड में आता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड की अलग अलग कैटेगरीज हैं, 100 से 199%, दो गुना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। फिर दे 200 से लेके 400%, ठीक है। तो ये दो तरह की उन्होंने ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी बनाई है, ओवर एक्सप्लॉइटेड 1 एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड 2। अब ओवर एक्सप्लॉइटेड 1 में हमारे 65 ब्लॉक्स हैं और ओवर एक्सप्लॉइटेड 2 में 44 ब्लॉक्स हैं, आउट ऑफ द टोटल 109 in the overexploited category. 44 blocks in Punjab have stage of groundwater extraction exceeding 200% have been designated orange because of the high extent of overexploitation. उनकी recharging capacity कम और जो पानी लिया जा रहा है वो ज्यादा, इस वजह से बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, देन जो 100 से 199% वाले हैं उनको येलो बोलते हैं। जो 100% से कम है मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेड नहीं है, तो उनको बोलते हैं ग्रीन। तो सिर्फ 29 ऐसे बचे which are in green zone. Okay, so there are 3 categories under that also, critical, semi critical, safe, इन सबको क्लब कर दिया उन्होंने, तो उसको 100% बोल रहे हैं, ठीक है। so they need appropriate water management, recharging of groundwater level, using of drip irrigation, sprinkler systems and so on. जो फ्लड इरिगेशन है उसमें सबसे ज्यादा पानी खराब होता है, फिर राइस और शुगर केन सबसे ज्यादा पानी खराब करता है, ठीक है। राइस और शुगर केन कलेक्टिवली 82% वाटर कंज्यूम कर जाते हैं एज कंपेयर टू the entire agriculture requirement. Now, one solution is to promote micro irrigation systems like sprinkler, drip irrigation that enable precision farming by making water available in a targeted manner. लेकिन फिर से ये कॉस्ट इसमें आती है और कितने फार्मर वो कर पाते हैं ये कंसर्न है। सो राइट नाउ पंजाब हैज लो पेनिट्रेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, जैसे मैंने बताया। Approximately 48,281 hectares of Punjab are covered in micro irrigation as of March 2018. This is less than 0.5% of the total area under micro irrigation in the country. कुछ भी नहीं। Then प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सेंटर की स्कीम है, was initiated to improve on-farm water use efficiency by enhancing adoption of precision irrigation. तो इसके लिए एक तो है हर खेत को पानी, फिर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, देन वाटरशेड एंड मनरेगा। 4 कंपोनेंट्स हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। प्री और मींस यूपीएससी एज वेल एज पीसीएस पूछ सकते हैं। पहले कंपोनेंट में हर खेत को पानी इज बेसिकली फॉर रिपेयर, रेस्टोरेशन एंड रेनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक कैनाल्स एंड ऑल दैट। Per drop more crop is for intensive use of water saving technologies like drip irrigation, micro irrigation. Watershed management is basically to avoid runoff of water and improve soil and moisture conservation. Like for example, mulching is a practice. Then Manrega includes using the labor under Manrega for repair and renovation of village ponds, construction of rainwater harvesting facilities. लेकिन इसमें अब हमने किया क्या है, देखिए। According to state irrigation, ये means के लिए चाहिए, what has been our achievement under a particular scheme.
So expected decrease in water withdrawal per increase in groundwater recharge in all the districts of Punjab under different components is 14973 million cubic meter per year. Maximum decrease in water withdrawal per increase in groundwater recharge of 11949 million cubic meter is expected under the component per drop more crop followed by हर खेत को पानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये क्या है ना, ये हाइड करने का तरीका है फैक्ट्स एंड फिगर्स को. आपको मिलियन क्यूबिक मीटर में दे दिया, कोई कंपैरेटिव फिगर नहीं दिया, कोई परसेंटेज में नहीं दिया, तो ये बेसिकली ये दिखाना होता है कि कुछ खास अचीवमेंट नहीं है. उसको शेड करने के लिए हम मिलियन क्यूबिक मीटर बता दिया. They should talk in percentage terms. They should have given this figure in terms of कि हमने ऊपर जो ऑरेंज कैटेगरी येलो कैटेगरी थी उसमें कितना सुधार हुआ इसकी वजह से, इस तरह से बताना चाहिए था. जानबूझ के नहीं बताएंगे, पता है इनको सब कुछ. पर इकोनॉमिक सर्वे भी तो एट द एंड ऑफ द डे एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होके है ना. तो दैट्स व्हाई दे शेड द इंफॉर्मेशन लाइक दिस बाय गिविंग इन मिलियन क्यूबिक मीटर्स. हार्डली देयर इज एनी इंप्रूवमेंट, क्योंकि ऊपर का ये सिस्टम हमने जो भी पढ़ा कि ज्यादातर हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो ऑरेंज और येलो कैटेगरी में है, ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं. तो ये यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि जो स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं करते. अब जब तक हम अपने वीट राइस साइकिल से बाहर नहीं निकलते, स्पेशली राइस कल्टिवेशन, तब तक ये ऐसा ही रहेगा. बिकॉज फॉर एवरी 1 kg ऑफ राइस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस 5000 liters of water is required. For every 1 kg of sugarcane that is produced, this is for rice. For sugarcane, it requires 3500 liters of water. अब जब तक ये दो एलिमिनेट नहीं करते आप, शुगरकेन तो इतना कुछ है नहीं कंसर्न पंजाब में, राइस स्पेसिफिकली. आप एक बात सोचने की है, इतनी लड़ाई है SYL को लेके कि हम पंजाब का पानी देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. राइस पंजाब का बेसिक स्टेपल डाइट नहीं है. फैक्ट है ये बात. आप हफ्ते में 2 बार 3 बार खाते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाओगे, ठीक है. तो इट्स नॉट आवर स्टेपल डाइट. वी डोंट ईट इट एवरी डे 3 times a day. वी आर वीट ओरिएंटेड मोर. तो हम हर 1 किलो राइस जो पंजाब से बाहर जाता है उसके साथ हम 5000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं एक तरह से. अदरवाइज हम किसी को पानी सिद्धू मूसेवाले का गाना भी बन गया इस चीज पे, तो है ना. सो तुम कहानी दिन दे एंड ऑल दैट. बट आप 5000 लीटर पानी दे रहे हो हर 1 किलो चावल जो पंजाब से बाहर जाता है उसके ऊपर, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का है, चाहे वो कितने भी MSP पे गए. 5000 लीटर पानी की ट्राली महंगी है और राइस सस्ता ही रहेगा. 1 kg महंगे से महंगा राइस क्या है, 120 रुपए किलो है जो पैकेट में हम लोग खरीदते हैं. तो पानी की ट्राली कोई 5000 लीटर वाली जो एक टैंकर आता है, क्या वो 120 रुपए में आता है? बिल्कुल नहीं आएगा. आने जाने का उसका खर्चा उससे ज्यादा है. ये तो बिजली पानी फ्री होने की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ये थोड़ा सोचने की बात है. ये तो राइस से निकलना चाहिए. फार्म मैकेनाइजेशन. So compared to other states, पंजाब exhibits a higher degree of mechanization in key agricultural activities. वो ट्रैक्टर खरीदना तो हमारे यहाँ पे वैसे भी थोड़ा अच्छा लगता है ना लोगों को. तो एक घर में 2-2 3-3 ट्रैक्टर मिलेंगे, जमीन चाहे कम है. So mechanization has significantly enhanced crop productivity, farmer efficiency by achieving greater output with reduced reliance on labor and thereby increased cropping intensity and saving both time and cost of the farmer. Mechanization helps in promotion of crop diversification, adoption of light activity. ये सब जनरल स्टेटमेंट्स हैं, चाहे आप कहीं पे भी यूज कर लो मीन्स के लिए, ठीक है. While all major farming operations of wheat and paddy are already mechanized in the state, ongoing efforts are directed towards mechanizing the operations of other agriculture and horticultural crops. क्या कर रहे हैं हम? Crop residue management, उधर mechanization की जरूरत है. So adverse impact of burning crop residue in northern part of the country are widely recognized. State has been actively addressing the issue of paddy stubble burning, particularly prevalent in September to November every year. Financial support exceeding 1150 crore rupees has been allocated to individual farmers, farmer groups, cooperative societies and panchayats over the last 4-year period for the procurement of machinery for crop residue management. लेकिन जैसे हमने ऊपर पढ़ा ये sufficient नहीं. A total of over 1,17,000 crop residue management machines have been distributed in the state under the crop residue management scheme. So additionally,
Approximately 20,000 custom hiring centers have been established जहां से आप अपने tools, machines रेंट पे ले सकते हो. Physical and financial achievements of the machine so far देखिए, हैप्पी सीडर 124 हैं पंजाब में, सुपर सीडर 17,841 एंड सो ऑन. पैडी स्ट्रॉ चॉपर मल्चर, इनका कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सी कितनी है, ठीक है ना, ये तो गवर्नमेंट ने फिगर्स दिखानी थी, दिखा दी. The state has implemented comprehensive strategy that encompasses various aspects of paddy stubble management, but it is not yet sufficient. मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट है उसका अभी तक हमने 10% ही पूरा किया है. तो 90% किसानों के पास तो आज भी माचिस की तीली लगाना ही एक ऑप्शन है, नहीं लगा रहे तो वो अपना ही नुकसान कर पा रहे हैं. ठीक है. Institutions and infrastructure. Punjab has the highest storage capacity in India. Prelims के लिए fact है. As of March 2023, storage capacity with Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation, and Department of Food and Civil Supplies in Punjab is around 206 lakh metric tons. Cold storage capacity in the state as of November 2022 was also around 24.5 lakh metric tons to 726 cold storage products. And this was 6.4% of the country's cold storage capacity. तो फूड को लेके स्टोरेज के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी ट्रेडिशनली यहाँ से ज्यादा होता था, तो इसीलिए स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है. पंजाब, हरियाणा और यूपी 3 मेजर स्टेट्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए थे. पहले तरीका यही था कि इधर से प्रोक्योर करो, इधर ही स्टोर कर दो. अब लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ है इसका, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपने याद रखना है. ठीक है. स्टोरेज कैपेसिटी इन इंडिया, लार्जेस्ट इज इन पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड यूपी, फोर्थ इज राजस्थान. ओके. Then market access. So Punjab has a well-connected and adequate marketing infrastructure. As of 2023, there are 156 principal agricultural markets in Punjab, out of which 152 are regulated markets, 283 were sub-markets, and this amounts to a catchment area of 80 square kilometer for every market. There are inter-district variations in adequacy of the markets. For example, Sangroo's has 11 markets, each serving 38 villages per regulated market. ये सारे APMC के अंदर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी एक्ट के अंदर. ओके. सो ऑन एन एवरेज 80 villages in Punjab are served by one regulated principal market. तो प्रीलिम्स के लिए ये स्टेटमेंट चाहिए आपको. वेरिएशन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. सफिशिएंट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमी नहीं है. सब पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन आते हैं. प्रोक्योरमेंट. So there is a well-functioning procurement system also till this year. Percentage of produced wheat crop procured was 62.17%, while that of paddy crop is 89.1%. तो कहने का मतलब प्राइवेट को वीट 40% बिकती है और राइस 10% बिकती है. ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है. ठीक है. 90% के आसपास तक गवर्नमेंट राइस प्रोक्योर कर रहा है. लेकिन 23-24 का ये फिगर देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे जब नेक्स्ट ईयर का फिगर देखेगा. अभी तो ये ठीक ठाक दिख रहा है. ओके. क्योंकि इस इकोनॉमिक सर्वे में ये वाली फिगर्स नहीं है जो इस साल राइस प्रोक्योरमेंट में हाल हुए. ENAM, सो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो पंजाब में ये स्कीम कैसे चल रहा है. सो दिस इज बेसिकली अ नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट प्लेटफॉर्म. दिस टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल मंडीज which can be accessed online by buyers, farmers and commission agents. तो बेसिकली हमारी जो मंडियां हैं उनको एक पोर्टल से कनेक्ट किया जाता है, तो जो बायर्स हैं वो उन मंडियों से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, उनको फिजिकली वहां पे जाने की जरूरत नहीं. It involves registration of the produce with the platform by the seller or the farmer, which calls forth a price quote from the buyer interested in purchasing it. तो आप जैसे Amazon पे सेलर अपना प्राइस डाल देता है और आप खरीद लेते हो, तो ऐसे ही है ऑनलाइन मार्केट. Once the trade match takes place, the produce is quality checked and an online payment is made to the seller and the produce is delivered to the buyer. तो जैसे आपके पास Amazon है वैसे ये एक तरह से एग्रीकल्चर का Amazon है. Okay. The market also provides access to a larger national market for commissions agents to make a secondary trade. ENAM has several advantages. First is transparency. मंडियों के अंदर जो भाव चल रहे हैं फसलों के वो सबको पता होते हैं, क्लियर रहता है. डायरेक्ट लिंक बिटवीन द फार्मर एंड द बायर, तो एक तरह से डिसइंटरमीडिएशन हो जाती है. एक्सेस टू लार्जर मार्केट्स, तो फार्मर के पास
देखिए, प्रायर टू द पोर्टल फार्मर वाज फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस स्पेशली नॉन एमएसपी हार्वेस्ट इन द लोकल मार्केट, चाहे वहां पे वो ठीक से बिक रहा है या नहीं। ई नैम आने के बाद वो अपना प्रोड्यूस लिस्ट कर सकता है, जो पूरे इंडियन मार्केट में कोई भी खरीद सकता है। So as of now, 79 mandis in Punjab are already linked to the portal, and Punjab has permitted the sale of 7 commodities on the platform. कौन सी 7 commodities हैं प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, और कितनी मंडियां ये भी पूछ सकते हैं। तो बासमती राइस, मेज, पोटैटो, किन्नू, कॉटन, पीस, ग्रीन दैट इज मटर, एंड मूंग। तो ये 7 commodities हैं जो हमारी इस प्लेटफॉर्म पे ई नैम पे बिकती हैं पंजाब में। किसान लिस्ट कर सकता है। तो प्री के लिए प्लीज रिमेंबर दिस। Then agricultural land holding profile. As far as land is concerned, Punjab has a relatively smaller share of marginal and small farmers in comparison to all India averages. 69% of land holdings are marginal, less than 1 hectare at all India level, but in Punjab it is merely 14%. तो हमारे जमीनों के साइज बड़े हैं पंजाब कंपैरेटिवली। पंजाब में लेस देन 1 हेक्टर वाले फार्मर सिर्फ 14% है, ऑल इंडिया एवरेज देखेंगे 69% है। Large farmers, that is greater than 10 hectare, comprise 5% of the Punjab's land holding compared to 1% at all India level. हमारे यहाँ large farmers ज़्यादा है, ठीक है। This is the good figure to look at. In Punjab, marginal farmers are only 2%, small 7%. Maximum category belongs to the medium farmers. Medium farmer मतलब 4 से 10 हेक्टेयर, ठीक है। This is 1, this is 2, less than 1 hectare, less than 2 hectare. This is 2 to 4, this is 4 to 10, and this is greater than 10 hectare. इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज हैं, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। मार्जिनल मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर्स, मीडियम सेमी मीडियम इज 2 to 4, मीडियम इज 4 to 10, एंड लार्ज इज ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर्स। सो ये कैटेगराइजेशन भी याद रखनी है। और हमारे यहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स जो हैं वो मीडियम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, 4 to 10 हेक्टेयर वाली में, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ओके, इनकम एंड इंडेटेडनेस। So agricultural households in Punjab enjoy high incomes and relatively lower indebtedness. कर्ज उतना नहीं है, इनकम अच्छी है। The agricultural household in Punjab has the highest average monthly income of 23,133 rupees, followed by Haryana at 18,500 rupees approximately, and Kerala 16,900 rupees approximately as per 2016-17 levels. तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। नंबर 1 पंजाब, 2 हरियाणा, 3 केरला। तो इसीलिए रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अभी कोऑर्डिनेट्स वगैरह की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आगे आ जाइए। लोन्स की अगर हालत देखें तो वो कैसी है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ 2013, 46.2% of the households being up to 1 hectare land possession category were indebted। मतलब जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल कैटेगरी में है, लेस देन 1 हेक्टर वाली में, उसमें इंडेटेडनेस ज्यादा है in comparison to 2.4% indebted households of household possessing greater than 10 hectares of land। जो बड़े किसान हैं, 10 हेक्टर से ज्यादा जमीन है, तो उनके पास खुद की कैपिटल भी है, तो वो कर्ज कम लेते हैं। छोटे किसान कर्ज ज्यादा ले रहे हैं। okay? So this is the situation of land wise average amount of outstanding loan per agricultural household in Punjab। एक और भी बात है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, जिनके पास 10+ हेक्टर्स हैं वो ज्यादा लोन लेना अफोर्ड भी तो करते हैं, तो उस हिसाब से उनके पास ज्यादा लोन है। तो अराउंड दिस मच, 2 zeros और लगा लीजिए। सो 9,27,400 rupees is an average loan per agricultural household which has more than 10 hectare of land, ठीक है। 1,31,000 rupees is an average loan per household of Punjab who has less than 1 hectare of land। तो ये सिचुएशन है, ओके। रूरल डेवलपमेंट प्रीलिम्स में इसको कैसे पूछेंगे थोड़ा सा ये भी बता दूं। छोटे किसान कम लोन, बड़े किसान ज्यादा लोन अगर वैल्यू में देखोगे तो, क्योंकि वो ले सकते हैं, केपेबिलिटी टू गेट लोन। लेकिन इंडेटेडनेस, कर्जे में कितना डूबे हुए हैं, लिया कितना है,
तो बड़े किसान आमतौर पे कम लोन ले रहे हैं, या अब अगर इसकी और डीप स्टडी करेंगे हम जब पंजाब इकोनॉमी को पढ़ेंगे सेपरेटली, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें हम अलग से डेट सिचुएशन इन पंजाब पढ़ेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि ये तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात हो रही है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो वो वहां पे जाएंगे, लेकिन दिस इज जस्ट पर इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इतना ही ध्यान देना है कि जो छोटे किसान हैं उनकी इंडेटेडनेस ज्यादा है हाउस होल्ड के हिसाब से 46.2%, बड़े किसानों की कंपैरेटिवली कम है, उन्हें कम लोन ले रखा है। रूरल डेवलपमेंट, सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी तक सेंसस ही नहीं आया उसके बाद नया, 62.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब रिसाइडेड इन रूरल एरियाज, अभी थोड़ा कम हो गया होगा, 60% मान लीजिए। ठीक है, विजिबली 69% एट ऑल इंडिया लेवल। सो दिस इट, बस इतना ही याद रखना है इसमें से। एम्प्लॉयमेंट, share of agriculture in employment, yeah, rural employment, so this declined from 52% in 2011-12 to around 35.7% in 22-23, and there has been an increase in share of services sector in rural employment at to about 30% now. तो इसमें से आपको याद रखने वाली चीज बस ये आउटर फिगर है 2022-23 का जो दे रखा है। एग्रीकल्चर में हमारे पास अभी 35% लोग काम कर रहे हैं, सर्विसेज में 35% के आसपास काम कर रहे हैं, सॉरी 30%, और इंडस्ट्री 35%, लाइक दिस, 35 agriculture, 35 industry, 30 services, remember it like this. Okay, सबसे ज्यादा लोग हमारे पास आज भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है, ये पैन इंडिया भी सत्य है और पंजाब में भी सत्य है। ठीक है, रेगुलर वेज अर्नर्स या सैलरी अर्नर्स पंजाब में दूसरे नंबर पे आते हैं, कैजुअल लेबर तीसरे नंबर पे है, और अदर्स कैटेगरी बाद में आती है। पर आपके पास कैजुअल लेबर सॉरी दूसरे नंबर पे, बी केयरफुल। ओके, उसकी परसेंटेज ज्यादा है। So number 1 percentage is self-employed, second is casual labor, number 3 is regular wage earners or salaried employees. So ये भी prelims में कई बार employment data पूछते हैं। Rural poverty, what is the situation of rural poverty? Let's have a look. So if you look at the planning commission figures herein, पंजाब में rural poverty comparatively कम है, ठीक है, as compared to urban poverty. तो देखिए, urban poverty is 9.2% and rural poverty is 7.7% as of current figures. 2011-12 are the recent figures जो हमारे पास अवेलेबल है। तो रूरल पॉवर्टी अगर देखा जाए ऑल इंडिया लेवल पे रूरल पॉवर्टी ज्यादा है, अर्बन कम होती है। पंजाब में रिवर्स है क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में वेरिएंस है। हमने पढ़ा था कि 24-25% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और वो करीब 26% जीवीए जनरेट करते हैं, इस वजह से पंजाब में ठीक है। और अगर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड देखें तो उसमें भी उनकी इनकम नंबर 1 है पंजाब में, तो इस वजह से रूरल पॉवर्टी कम है। रूरल हाउसिंग, so most of the housing in rural area is basically in a livable situation. सेकेंड नंबर पे गुड है, लिवेबल देखेंगे तो 47%, गुड हाउसिंग 45%, और डिलैपिडेटेड कंडीशन में सिर्फ 6.5%। तो ओवरऑल हाउसिंग इज गुड इनफ। So decent housing conditions are a basic requirement for ensuring development and growth of rural sector. So as per census 2011, it highlighted that 45.2% of rural households in Punjab are classified as good category as against the national average of 45.9%. तो मतलब national average के आसपास ही हैं, कोई टेंशन। Then basic services such as drinking water. So although Punjab has better drinking water facilities from many states, yet the scope for improvement is lot because groundwater drinking के लिए यूज हो रहा है आजकल, तो उसको improve कर सकते हैं। 7 districts in Punjab report 100% of total inhabited village to be deficient in drinking water. 7 districts में, yes. So अब और भी problem है drinking water में। Factors responsible for this acute problem of water scarcity include exploitation of available groundwater for irrigation purposes and presence of toxic heavy metals such as selenium, arsenic, uranium, and pesticides being reported in groundwater. तो ये prelims के लिए जरूरी है। According to NSSO, 76th round of drinking water, sanitation, hygiene, and housing conditions in India,
93.4% of rural households in Punjab have access to latrine in comparison to national average of 71%. So जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमारी कवरेज काफी अच्छी है, no problem. Electricity, so 99.5% have electricity access in Punjab. Connectivity through Pakka roads, so basically all inhabited villages, 100% there is connectivity with Pakka roads. So at the end of December 2023, Punjab held a network of national highways with 4239 kilometers length. ये prelims के लिए चाहिए होता है. Okay. State accounts for approximately 3.3% of total railway network in India. This is another prelims worthy fact. Okay. So that's it for this particular chapter. Next chapter, industrial development, we'll be dealing in next class. That's it. Thank you. If you have any doubts, please do ask, and all the best. Study well.